सोचिए कि हम किसी बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठे हैं। अच्छा। हाँ, और वहाँ किचन में फ्रेंच फ्राइज या समोसे तलने के बाद जो तेल बच जाता है ना। हाँ, वो जला हुआ कुकिंग ऑयल। बिल्कुल वही। तो हम अक्सर क्या सोचते हैं, यही कि उसे फेंक दिया जाता होगा या नाले में बहा देते होंगे। जाहिर सी बात है, कोई उसका क्या ही करेगा, है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि वो बचा हुआ एकदम जला हुआ तेल, मतलब वो एक $multi-billion की इंडस्ट्रियल क्रांति का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। अरे बाप रे, ये तो एकदम साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और आज हम जिस विषय पर ये गहरा विश्लेषण या डीप डाइव कर रहे हैं ना, हाँ। वो कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला है। बिल्कुल। हमारे पास काफी सारे दिलचस्प रिसर्च नोट्स और डेटा का एक पूरा कलेक्शन है। और मैं बता दूं कि ये सारा जो डिटेल्ड डेटा है, इसे कलेक्ट, क्रिएट और प्रेजेंट किया है ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर ने। हाँ, वो डेटा काफी इंसाइटफुल है। एकदम। और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हमारे पास इंडेक्स बॉक्स का ऑटोमेटेड सोलर क्लीनिंग डेटा भी है और ईवाई और फिक्की की भारी भरकम रिपोर्ट्स भी हैं। सही बात है। तो इन सबको देखकर ना एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं तो बात सिर्फ पेड़ लगाने या कार्बन कम करने की नहीं हो रही है यहाँ। बिल्कुल नहीं। हम असल में भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खरोंच से यानी जीरो से दोबारा बना रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसका जो लक्ष्य है ना कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता हासिल करनी है, वो सिर्फ एक पर्यावरण को बचाने वाला लक्ष्य नहीं है। तो चलिए आज इस पूरे मुद्दे को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और इस 500 गीगावाट वाले लक्ष्य की असली अहमियत समझने के लिए ना, हमें पहले उस दर्द को समझना होगा जो हमारी इकोनॉमी आज सह रही है। दर्द? मतलब आप इंपोर्ट बिल की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। देखिए, पवन ठाकुर के नोट्स में एक बहुत ही डराने वाला आंकड़ा दिया गया है। 2024 में भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जो जीवाश्म ईंधन इंपोर्ट किया था ना, यानी कच्चा तेल, कोयला और गैस वगैरह, बिल्कुल, उसका बिल पता है कितना था? $190 बिलियन। अरे, $190 बिलियन। हाँ। अब सोचिए, इतनी बड़ी रकम कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये पैसा हर साल हमारे देश से बाहर जा रहा है। बिल्कुल। और इसका असर तो सीधा हमारी जेब पर पड़ता होगा। एकदम सही। ये हमारी करेंसी पर दबाव डालता है, महंगाई बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, हमें जियोपॉलिटिकल झटकों पर निर्भर कर देता है। मतलब कहीं और कुछ गड़बड़ हुई तो भुगतना हमें पड़ता है। एग्जैक्टली। कल को कहीं कोई युद्ध हो जाए तो हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम रातों रात आसमान छूने लगते हैं। हाँ, वो तो हमने देखा ही है कई बार। तो इसीलिए ये जो ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन है ना, ये केवल ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई एनजीओ वाला प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा। ये असल में इस खतरनाक निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म करने की एक बहुत ही आक्रामक आर्थिक रणनीति है। हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होने का एक पूरा नया इकोसिस्टम बना रहे हैं। ये नजरिया वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। मतलब $190 बिलियन का बाहर जाना एक तरह से हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा छेद है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा लीकेज है। और ये ग्रीन क्रांति उस छेद को भरने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात बताइए। हाँ, पूछिए। जब हम इतने बड़े मैक्रो लेवल के आंकड़ों की बात करते हैं ना, जैसे अरबों डॉलर, 500 गीगावाट, तो आम लोगों को लगता है कि ये सब तो बस बड़े घरानों का खेल है। मतलब जैसे अंबानी, अडानी या टाटा जैसी बड़ी कंपनियों का। एग्जैक्टली। लोगों को लगता है कि इसमें आम इंसान के लिए क्या है। पर रिपोर्ट्स के उस हिस्से ने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया जो जमीनी स्तर की बात करता है। हाँ, मिड सेगमेंट और छोटे व्यवसायों वाली बात। वो कुकिंग ऑयल वाला उदाहरण जो मैंने शुरू में दिया था, वो जो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ना, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। थोड़ा डिटेल में समझाएंगे इसे? जरूर। देखिए, आजकल बड़ी बड़ी रिफाइनरीज बायोडीजल बना रही हैं। अच्छा। लेकिन बायोडीजल बनाने के लिए उन्हें कच्चा माल तो चाहिए ना। हाँ। और वो कच्चा माल क्या है? वही यूज्ड कुकिंग ऑयल, जिसे हम यूसीओ कहते हैं, जो समोसे तलने के बाद बच गया था। हाँ, वही। अब कोई बड़ी कंपनी हर गली मोहल्ले के ढाबे या रेस्टोरेंट में जाकर 2-2 लीटर तेल तो इकट्ठा करने से रही? वो तो प्रैक्टिकली नहीं है उनके लिए। बिल्कुल नहीं। तो यहीं पर छोटे उद्यमियों के लिए मौका बनता है। सिर्फ 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के छोटे से बजट में। सिर्फ 20,000? हाँ, एक आम इंसान इस यूज्ड कुकिंग ऑयल को लोकल रेस्टोरेंट से इकट्ठा करके बायोडीजल प्रोसेसर्स तक पहुंचाने का सप्लाई चेन बिजनेस शुरू कर सकता है। अरे वाह, ये एक परफेक्ट लो कैपिटल एंट्री पॉइंट है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में घुसने का। मतलब कचरे को सोने में बदलने की ये तो पहली सीढ़ी हो गई। एकदम सही। और अगर किसी के पास थोड़ा ज्यादा बजट हो
तो रिपोर्ट में ईवी चार्जिंग स्टेशन का बाजार भी बहुत आकर्षक बताया गया है। हाँ, ईवी का तो बूम चल ही रहा है। बिल्कुल। उसमें लिखा है कि अगर किसी के पास सही जगह है तो वो टाटा पावर या स्टैटिक जैसे स्थापित ब्रांड्स के साथ जुड़ सकता है। सही है। और एक 30 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने का शुरुआती खर्च लगभग 11 लाख से 15 लाख रुपए के बीच आता है, जो कि एक ठीक-ठाक इन्वेस्टमेंट है। हाँ, और इसमें 15 से 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन भी है, जिससे महीने की कमाई 82,000 से 1.6 लाख रुपए तक हो सकती है। बहुत बढ़िया रिटर्न है ये तो। है ना? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? कोई व्यक्ति खुद अपना इंडिपेंडेंट चार्जिंग स्टेशन खोलने के बजाय इन बड़े ब्रांड्स के साथ अपना प्रॉफिट क्यों शेयर करेगा? अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ बात सिर्फ मशीन लगाकर बिजली बेचने की नहीं है। तो फिर? बात है सॉफ्टवेयर और विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी मतलब जब आप टाटा पावर या किसी बड़े ब्रांड के नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं ना, तो आपका स्टेशन उनके मोबाइल ऐप पर दिखने लगता है। ओह, समझ गई। भारत में जो भी ईवी चला रहा है वो हाईवे पर उसी ऐप को देखकर नेविगेट करता है कि अगला स्टेशन कहाँ है। हाँ, वो तो है, बिना ऐप के तो पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। और ये बड़े ब्रांड्स आपके लिए सॉफ्टवेयर, पेमेंट गेटवे और मशीन का सारा रखरखाव संभालते हैं। आप बस अपनी जमीन और बुनियादी ढांचा देते हैं। अच्छा, तो इसे एक तरह से फ्रेंचाइजी मॉडल समझ लेना चाहिए। एग्जाम सही। एक प्लग एंड प्ले मॉडल है ये। समझ गई। इसके बाद एक और मॉडल का जिक्र है नोट्स में जिसने मेरा काफी ध्यान खींचा, सोलर ईपीसी। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। हाँ, वही। तो नोट्स के मुताबिक इसमें 10 लाख से 50 लाख रुपए का निवेश होता है। आप छतों या हाउसिंग सोसाइटीज में सोलर पैनल लगाते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि आप खुद एक भी सोलर पैनल मैन्युफैक्चर नहीं करते। हाँ, वो कोई और बनाता है। तो मुझे इसे थोड़ा और समझना है। क्या ये कुछ एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर की तरह है? जनरल कॉन्ट्रैक्टर। हाँ, मतलब जो खुद ईंटें या सीमेंट तो नहीं बनाता अपनी फैक्ट्री में, लेकिन आपके लिए पूरा घर खड़ा कर देता है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या बिना अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग किए सिर्फ इंस्टॉलेशन सर्विस देकर इतना बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर वाली तुलना ना बिल्कुल सटीक है आपकी। ईपीसी का मतलब ही यही है। अच्छा। इंजीनियरिंग यानी उस बिल्डिंग या छत के हिसाब से डिजाइन बनाना, प्रोक्योरमेंट यानी सही कंपनियों से अच्छे पैनल और इन्वर्टर खरीदना, और कंस्ट्रक्शन मतलब उसे सही से इंस्टॉल कर देना। एग्जैक्टली। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ना एक बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव काम है। मतलब बहुत पैसा लगता है उसमें। बहुत ज्यादा। उसमें करोड़ों की मशीनें लगती हैं और तकनीक भी हर 2-3 साल में पुरानी हो जाती है। हाँ, रिस्क काफी है। बिल्कुल। तो जब आप ईपीसी में आते हैं तो आप वो सारा रिस्क मैन्युफैक्चरर के सिर पर छोड़ देते हैं। स्मार्ट। आप असल में अपनी सर्विस, अपनी इंजीनियरिंग स्किल और ग्राहक के साथ अपने रिश्ते से पैसा कमाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। क्या? रिकरिंग रेवेन्यू, यानी बार बार होने वाली कमाई। वो कैसे? इंस्टॉलेशन तो एक ही बार होता है ना? इंस्टॉलेशन एक बार होता है, लेकिन जब आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपका काम वहां खत्म नहीं होता। अच्छा, मेंटेनेंस भी करनी होती है। बिल्कुल। आप उनके साथ 5 या 10 साल का एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओह, समझ गए। इस बाजार की खूबसूरती यही है कि ये अब सरकारी सब्सिडी की बैसाखी पर नहीं चल रहा है। हाँ, अब लोगों को खुद इसकी जरूरत महसूस हो रही है। सही कहा। ये एक डिमांड ड्रिवन बाजार बन चुका है। जो व्यवसाय छोटे स्तर से शुरू होते हैं वे इसी मेंटेनेंस के जरिए सालों तक लगातार रेवेन्यू जनरेट करते रहते हैं। ये रिकरिंग रेवेन्यू वाली बात काफी लॉजिकल लगी मुझे, क्योंकि सोलर पैनल लगाना तो केवल आधी लड़ाई है। बिल्कुल। असली चुनौती तो उसे अगले 25 साल तक चलाना है। सही बात है। और जब हम मेंटेनेंस की बात कर ही रहे हैं तो इंडेक्स बॉक्स की रिपोर्ट का एक डेटा पॉइंट बहुत ही दिलचस्प था। वो धूल वाला? हाँ, उसमें लिखा है कि पैनल के ऊपर जो आम सी धूल और गंदगी जम जाती है ना, बस उसके कारण ऊर्जा उत्पादन में 5 से 15% तक का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल होता है। और ये 5 से 15% सुनने में किसी को शायद बहुत छोटा लगे। हाँ, लगता तो है। लेकिन सोचिए, जब आप 100 या 1000 करोड़ रुपए का कोई बहुत बड़ा सोलर पार्क लगा रहे हो तो ये नुकसान आपके पूरे प्रोजेक्ट के आईआरआर को तबाह कर सकता है। एक मिनट, जो श्रोता फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए इस आईआरआर को थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, आसान शब्दों में आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि आपके लगाए हुए पैसे पर आपको हर साल औसतन कितना प्रतिशत मुनाफा मिल रहा है। अच्छा, मतलब मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक तरह से। हाँ,
तो कोई भी निवेशक प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कैलकुलेट करता है कि भाई मुझे 12% या 15% का रिटर्न मिलेगा। सही है। लेकिन अगर पैनल पर धूल जमी है और वो पूरी बिजली ही नहीं बना पा रहे हैं, तो वो रिटर्न गिरकर सीधा 8% या 9% पर आ जाएगा बाप रे। और निवेशक सीधा घाटे में चला जाएगा। एग्जैक्टली। ओह, तो मतलब धूल कोई छोटी मोटी कॉस्मेटिक समस्या नहीं है कि बस दिखने में खराब लग रहा है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। और शायद इसीलिए इस समस्या ने एक पूरे नए ऑटोमेटेड सोलर पैनल क्लीनिंग मार्केट को जन्म दे दिया है। बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार भारत में ये बाजार जो 2026 में 55 से 75 मिलियन डॉलर का है, वो 2035 तक बढ़कर 280 से 400 मिलियन डॉलर का होने वाला है। बहुत तेज ग्रोथ है। हाँ, और इसमें 55-60% हिस्सा रोबोटिक क्लीनर्स का है। अब ड्रोन्स भी आ गए हैं और वाटरलेस यानी बिना पानी वाले क्लीनिंग सिस्टम भी आ रहे हैं। काफी एडवांस हो गई है इसमें टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। बताइए। हम भारत में हैं, हमारे यहाँ लेबर यानी श्रम बहुत सस्ता है। हाँ, वो तो है। तो एक कंपनी 15,000 से 45,000 डॉलर प्रति मेगावाट खर्च करके इतने महंगे रोबोट्स क्यों लगाएगी? अच्छा सवाल है। मतलब क्या हम 10-15 लोगों को पानी की बाल्टी, वाइपर और साबुन देकर सफाई के लिए काम पर नहीं रख सकते? वो तो करोड़ों रुपए के रोबोट से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा ना। देखिए, पहली नजर में ना सबको ऐसा ही लगता है, लेकिन असलियत बहुत अलग है। इसे दो नजरियों से देखिए। ठीक है। पहला है पानी की उपलब्धता। हमारे सबसे बड़े सोलर पार्क्स कहाँ लगे हैं? राजस्थान या गुजरात में शायद। बिल्कुल, राजस्थान के भादला में या गुजरात के कच्छ में। अब वहाँ इंसानों के पीने के लिए तो पानी मुश्किल से मिलता है। हाँ, वो तो एकदम सूखे इलाके हैं। तो अब लाखों पैनल धोने के लिए करोड़ों लीटर पानी कहाँ से लाएंगे? पॉइंट तो है। और इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने तो सोलर पैनल धोने के लिए ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर सख्त नियम भी लागू कर दिए हैं। मतलब आप बोरवेल का पानी यूज नहीं कर सकते? एकदम नहीं। तो जब पानी ही नहीं है तो आप इंसानों से सफाई कैसे कराएंगे? आपको वहां ड्राई क्लीनिंग वाले रोबोट्स ही कहिए जो बिना पानी के माइक्रोफाइबर ब्रश से धूल साफ कर सकें। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब ये लेबर के महंगे या सस्ते होने का मुद्दा नहीं है, ये पानी के न होने का मुद्दा है। एकदम सही। और दूसरा नजरिया है सुरक्षा और एफिशिएंसी का। वो कैसे? देखिए, इंसान थकते हैं, गलतियां करते हैं। अगर सफाई करते वक्त किसी मजदूर के पैर से एक पैनल पर भी गलती से दबाव पड़ गया ना, तो वो टूट जाएगा। पूरा टूटेगा नहीं, लेकिन उसमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं जो नंगी आंखों से दिखते भी नहीं है, लेकिन वो पैनल की लाइफ आधी कर देते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और कई प्रोजेक्ट्स फ्लोटिंग सोलर होते हैं, यानी पानी के ऊपर तैरते हुए पैनल। वहां तो इंसानों को भेजना वैसे भी खतरे से खाली नहीं है। हाँ, वो तो जानलेवा हो सकता है। तब तो रोबोट्स ही एकमात्र सेफ ऑप्शन बचते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी $45,000 प्रति मेगावाट का जो खर्च है, वो तो बहुत ज्यादा बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल है। और इसी वजह से बाजार ने एक नया बिजनेस मॉडल निकाला है जिसे क्लीनिंग एज अ सर्विस या CaaS कहते हैं। CaaS, जैसे IT में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SAS होता है। ठीक वैसे ही इसमें जो सोलर पार्क का मालिक है ना, उसे वो महंगा रोबोट खुद खरीदना ही नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, यानी उसे कोई कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना होता। सफाई करने वाली सर्विस कंपनियां अपने रोबोट लेकर आती हैं, सफाई करती हैं और मालिक से हर महीने एक फिक्स फीस लेती हैं। ओह, तो ये एक ओपेक्स मॉडल बन गया। बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप खुद की महंगी कार खरीदने के बजाय जब जरूरत हो तब कैब बुक कर लें। बहुत ही स्मार्ट तरीका है ये तो हमने देखा कि कैसे सोलर पावर में धूल एक अदृश्य समस्या थी जिसे तकनीक से सुलझाया जा रहा है। बिल्कुल। अब अगर हम इस धूल से धुएं की तरफ चलें तो कृषि क्षेत्र में भी दशकों से एक बहुत बड़ी समस्या रही है, फसल का कचरा। हाँ, वो पराली जलने वाली समस्या। हाँ, जैसे पंजाब और हरियाणा में जो हर साल होता है। बिल्कुल। हर साल सर्दियों में वो कृषि अपशिष्ट जलाए जाने से पूरा उत्तर भारत गैस चेंबर बन जाता है। लेकिन पवन ठाकुर के नोट्स में जो डेटा है ना, वो बताता है कि अब यही खेत का कचरा थर्मल पावर प्लांट्स के लिए ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना बन रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। हाँ, भारत में सालाना लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन अतिरिक्त कृषि अवशेष पैदा होता है और सरकार एक समर्थ नाम का मिशन चला रही है। हाँ, समर्थ मिशन, जिसके तहत थर्मल पावर प्लांट्स में इस बायोमास का कोयले के साथ को फायरिंग के लिए उपयोग हो रहा है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि को फायरिंग किस चिड़िया का नाम है? देखिए, को फायरिंग बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है।
अच्छा। थर्मल पावर प्लांट में बिजली बनाने के लिए भट्टी में कोयला जलाया जाता है, ये तो सबको पता है। हाँ। को फायरिंग का मतलब है कि आप 100% कोयला जलाने के बजाय उसमें 5 या 10% बायोमास पेलेट्स मिला दें। बायोमास पेलेट्स? हाँ, ये पेलेट्स उसी खेत के कचरे को मशीनों से दबाकर बनाए गए छोटे छोटे कैप्सूल जैसे होते हैं, जो बिल्कुल कोयले की तरह ही जलते हैं। मतलब हमने कोयले की जगह कुछ हद तक खेत के कचरे को दे दी। एग्जैक्टली। ये तो कमाल है। और आंकड़े बताते हैं कि 1 यूनिट बिजली बनाने के लिए करीब 700 ग्राम बायोमास पेलेट की जरूरत होती है। हाँ, डेटा तो यही कहता है। और इस पहल का जो कुल पता योग्य बाजार है, जिसे हम बिजनेस की भाषा में टैम या टोटल एड्रेसेबल मार्केट कहते हैं, वो लगभग 62,000 करोड़ रुपए का है। बहुत बड़ा नंबर है ये। हाँ, तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो टैम का मतलब है कि अगर इस पूरे कचरे को पेलेट में बदल दिया जाए तो ये उद्योग 62,000 करोड़ रुपए का आकार ले सकता है। बिल्कुल सही समझा आपने। और ये किसी भी नए उद्यमी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। वो कैसे? देखिए, कोई भी व्यक्ति 25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए लगाकर एक बायोमास पैलेट बनाने का प्लांट शुरू कर सकता है। ओके। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें हर महीने 3 से 15 लाख रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। 3 से 15 लाख हर महीने? हाँ, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है पावर प्लांट्स की तरफ से। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये तो एक तीर से 2 शिकार करने जैसा हो गया। बिल्कुल। एक तरफ पावर प्लांट्स में कोयले की खपत कम हो रही है, जिसका मतलब है कि हमें $190 बिलियन का जो इंपोर्ट बिल था उसमें भी थोड़ी कमी आएगी। सही पॉइंट है। और दूसरी तरफ किसानों को फसल का कचरा जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। जब किसानों को पता चलेगा कि जिस पराली को वे आग लगा रहे हैं उसी कचरे के उन्हें पैसे मिल सकते हैं, तो वे उसे क्यों ही जलाएंगे। सही बात है। और देखिए, यहाँ सबसे बड़ा बिजनेस अवसर पेलेट बनाने में नहीं है, बल्कि उसके लॉजिस्टिक्स में है। लॉजिस्टिक्स? हाँ, जरा सोचिए, 100 अलग अलग गांवों के हजारों किसानों से उस कचरे को इकट्ठा करना, ट्रकों में भरना और फिर पेलेट प्लांट तक पहुंचाना। ओ हाँ, ये तो बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, ये सप्लाई चेन अपने आप में करोड़ों का उद्योग बनने वाला है। कमाल है। चलिए, कचरे से ऊर्जा बनाने की बात तो हमने कर ली। हाँ। और ये सब तो वो चीजें हैं जो आज ग्राउंड पर हो रही हैं। लेकिन रिपोर्ट्स का अगला हिस्सा हमें सीधा भविष्य में ले जाता है। वो ग्रीन हाइड्रोजन वाला हिस्सा। हाँ, एक ऐसी तकनीक जो आने वाले दशक को पूरी तरह से बदलने वाली है, ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन ना इस पूरी ऊर्जा क्रांति का सबसे भारी, सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे जटिल हिस्सा है। मैं भी इस शब्द को आजकल हर जगह सुनती हूँ, पर आम लोगों के लिए इस ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है? मैं बताता हूँ। और इसके लिए सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्यों बनाया है? इसे ऐसे समझिए, जो सोलर और विंड एनर्जी हम बनाते हैं उससे हम अपने घर रोशन कर सकते हैं, ईवी गाड़ियां चार्ज कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जो भारी उद्योग हैं, जैसे स्टील बनाना, सीमेंट बनाना या बड़े बड़े समुद्री जहाजों को चलाना, हाँ, उनमें तो बहुत पावर लगती होगी। बहुत ज्यादा। उन्हें इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है जो सिर्फ बैटरी से नहीं मिल सकती। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो कोयले या डीजल की तरह जल सके लेकिन प्रदूषण न करे। अच्छा। और वहीं ग्रीन हाइड्रोजन काम आती है। देखिए, पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O, राइट? हाँ। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइजर नाम की एक मशीन से पानी में से हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ओके, तो बिजली से पानी को तोड़ दिया। एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे जलाने पर सिर्फ पानी की भाप निकलती है, कोई कार्बन नहीं। ओह, मतलब हम सीधे पानी से ईंधन निकाल रहे हैं। बिल्कुल, भविष्य का ईंधन। लेकिन EY और फिक्की की रिपोर्ट में जो लक्ष्य दिए गए हैं ना, वो तो दिमाग चकरा देने वाले हैं। हाँ, वो नंबर काफी बड़े हैं। 2030 तक हमें सालाना 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है। सही है। और सिर्फ इतनी सी गैस बनाने के लिए हमें 125 गीगावाट की डेडिकेटेड रिन्यूएबल ऊर्जा चाहिए होगी। बिल्कुल। सरकार को उम्मीद है कि 2030 तक इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए इसे बनाने का खर्च गिरकर $0.5 से $1.5 प्रति किलो हो जाएगा, जिससे आयात में 1 लाख करोड़ की बचत होगी। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बट यानी लेकिन भी है। वो क्या? रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए 10.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश चाहिए। बाप रे। और इससे भी डराने वाली बात, 2030 तक पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 67 गीगावाट बढ़कर 409 गीगावाट हो जाएगी, जो कि
ग्रिड के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। हाँ, जिसके लिए हमारे पावर ग्रिड में 1100 मेगावाट प्रति मिनट के लचीलेपन या फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होगी। बिल्कुल। तो अगर मैं किसी आम श्रोता की तरह सोचूं, ये 10.6 लाख करोड़ रुपए, 409 गीगावाट, क्या हमारा मौजूदा पावर ग्रिड इस अचानक बढ़ने वाले लोड को झेलने के लिए वाकई तैयार है, या ये सब सिर्फ कागजों पर अच्छा लग रहा है? देखिए, ये शायद इस पूरी रिपोर्ट का सबसे क्रिटिकल और महत्वपूर्ण सवाल है। ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझिए पहले। बताइए। इलेक्ट्रोलाइजर्स जो होते हैं ना, उन्हें लगातार 24 घंटे बिजली चाहिए होती है हाइड्रोजन बनाने के लिए। ठीक है। लेकिन सूरज तो सिर्फ दिन में चमकता है और हवा कभी चलती है, कभी रुक जाती है। हाँ, वो तो है। अब मान लीजिए शाम के समय सूरज ढल गया और उसी वक्त पूरे देश ने अपने अपने घरों के एसी चालू कर दिए, तो डिमांड अचानक बढ़ जाएगी। बिल्कुल। ग्रिड पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन सोलर की सप्लाई गिर गई। ओ, मिसमैच हो गया। हाँ, और अगर हमारा ग्रिड इस उतार चढ़ाव को 1100 मेगावाट प्रति मिनट की रफ्तार से बैलेंस नहीं कर पाया, तो क्या होगा? क्या होगा? पूरा का पूरा पावर ग्रिड फेल हो सकता है, पूरे देश में ब्लैकआउट हो सकता है। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। इसीलिए रिपोर्ट साफ चेतावनी देती है कि ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में तकनीक या पैसा सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। तो फिर क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब तारें और ग्रिड? हाँ, अगर हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान में बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा लें और गुजरात में इलेक्ट्रोलाइजर लगा लें, हाँ, लेकिन उस बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हाई टेंशन तारें और ग्रिड कनेक्टिविटी ही तैयार ना हो, तो उस बिजली का हम क्या करेंगे? मतलब आपने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन तो बना ली, लेकिन उसे चलाने के लिए पटरियां ही नहीं बिछाई। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। हाँ। डेवलपर्स पहले ही शिकायत कर रहे हैं कि ग्रिड कनेक्टिविटी मिलने में सालों की देरी हो रही है आज की तारीख में। अच्छा। अगर ग्रिड समय पर अपग्रेड नहीं हुआ तो ये ग्रीन हाइड्रोजन का जो सपना है ना, वो वहीं का वहीं अटक जाएगा। और शायद यही कारण है कि इतने बड़े और जटिल इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का पैसा काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें सरकारी नीतियों की रफ्तार की भी उतनी ही जरूरत है। एग्जैक्टली। नीतियां ही असल में इस पूरी मशीन का इंजन ऑयल होती हैं। और हाल ही में जो सरकारी नीतियां और टैक्स कट आए हैं ना, वो सच में गेम चेंजर लगते हैं। हाँ, जैसे वो जीएसटी वाला कट। हाँ, 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली जीएसटी दरों में जो कटौती हुई है। बिल्कुल। रिन्यूएबल ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी अब घटाकर 5% कर दी गई है, जो कि बहुत बड़ी राहत है। इसका जमीनी असर पता है क्या है? अगर कोई आम इंसान अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाता है, तो उसे सीधे 10,500 रुपए की बचत होगी। सीधा फायदा। वहीं खेती के लिए पीएम कुसुम योजना चल रही है। वो सोलर पंप वाली। बिल्कुल। मार्च 2026 तक 14 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है। और इस जीएसटी में कटौती के कारण किसानों को सीधे 1,75 करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये। ये तो मुझे कुछ एक विशाल नेशनल डिस्काउंट सेल की तरह लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। जिसने न सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए बल्कि आम किसानों और घर वालों तक के लिए इस गणित को पूरी तरह से फायदे का सौदा बना दिया है। देखिए, इसे सिर्फ एक डिस्काउंट सेल कहना शायद इसकी अहमियत को थोड़ा कम करना होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब सरकार टैक्स छोड़ रही है या इतनी सब्सिडी दे रही है, तो वो केवल लोगों के पैसे थोड़ी ना बचा रही है। तो फिर क्या कर रही है? इसका जुड़ाव असल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वो पेरिस एग्रीमेंट वाला। एग्जैक्टली। भारत ने पेरिस समझौते के तहत दुनिया से कुछ वादे किए हैं, कार्बन एमिशन कम करने के वादे। हाँ। ये जो नीतियां हैं ना, ये दुनिया को ये बताने का तरीका है कि हम उन वादों को लेकर बहुत गंभीर हैं। सही बात है। और सबसे अहम बात, हम जिस विकसित भारत की बात करते हैं आज, हाँ, वो विकसित भारत महंगी और दूसरे देशों से आयात की गई ऊर्जा पर खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। सस्ती, सुलभ और अपनी खुद की बनाई हुई ऊर्जा के बिना कोई भी देश औद्योगिक रूप से महाशक्ति नहीं बन सकता। तो एक तरह से ये जो हम आज टैक्स में छूट दे रहे हैं, ये कल के ऊर्जा सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत नींव है। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि पवन ठाकुर के उन रणनीति नोट्स के निष्कर्ष में बहुत ही स्पष्टता से कहा गया है, हाँ, भारत का रिन्यूएबल सेक्टर अब उस दौर से बहुत आगे निकल चुका है जहां ये सिर्फ सरकारी सब्सिडी की आस में बैठा रहता था। हाँ, अब ये मैच्योर हो गया है। बिल्कुल। अब यह एक वास्तविक डिमांड ड्रिवन विशाल आर्थिक परिवर्तन बन गया है। सही बात है। और रणनीति एकदम साफ है।
चाहे आप 20,000 रुपए लगाकर कुकिंग ऑयल इकट्ठा करने का छोटा सा बिजनेस शुरू करें हाँ। या 1,000 करोड़ रुपए लगाकर ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा प्लांट लगाएं। शुरुआत छोटे स्तर से करें, हाँ। अपनी ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाएं, हाँ। और इस नए इकोसिस्टम में खुद को अनिवार्य बना लें। ये सच में एक बहुत ही रोमांचक दौर है जहां पर्यावरण को बचाने का काम और आर्थिक तरक्की दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एकदम सही। इन सारे दस्तावेजों से ये तो साफ हो गया है कि अवसर हर स्तर पर मौजूद है। बिल्कुल है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले ना एक विचार है जो मेरे दिमाग में कहीं अटक गया है। वो क्या? हमने इतनी सारी नई और भविष्य की तकनीकों के बारे में बात की, हमने समाधानों पर बात की, लेकिन इन्हीं स्रोतों में ना एक बहुत ही छोटी सी पर गहरी बात भी छिपी हुई थी। अच्छा, कौन सी? उसमें बताया गया है कि इस ईवी क्रांति के साथ साथ लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग एक नया 25 करोड़ से 500 करोड़ रुपए का उद्योग बनने वाला है। वाह, ई-वेस्ट मैनेजमेंट। जहां इस्तेमाल हो चुकी पुरानी बैटरियों से लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे तत्वों को निकाला जाएगा। बिल्कुल। तो इससे मुझे एक बात सोचनी पड़ी। हम आज हरित ऊर्जा का एक बेहद शानदार और नया भविष्य तो बना रहे हैं। हाँ। हम करोड़ों सोलर पैनल, पवन चक्कियां और लिथियम बैटरियां ग्रीन सॉल्यूशंस के नाम पर पूरे देश में लगा रहे हैं। सही है। लेकिन क्या हमने कल के कचरे के बारे में सोचा है? बहुत ही वैलिड पॉइंट है। जब 15 या 20 साल बाद ये लाखों करोड़ों सोलर पैनल और बैटरियां खराब हो जाएंगी, उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो क्या हम उन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट और रिसाइकल करने के लिए आज पूरी तरह से तैयार हैं? ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। या फिर आज का हमारा ये ग्रीन समाधान कल की एक बिल्कुल नई और भयानक ई-वेस्ट समस्या बनने वाला है? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज ही खोजना होगा। खैर, फिलहाल आज के इस डीप डाइव में इतना ही। बिल्कुल। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले विषय के साथ।